तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास नंबर 3 है और इस क्लास में आज हम लोग सौर ऊर्जा वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले क्लास में जो सिलेबस का सेकंड नंबर टॉपिक है, जो आपका देश में ऊर्जा की मांग यानी कि एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्री, इसमें हम लोगों को परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ना है, यानी कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ इसी में हम लोगों को नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी और इसके गुण तथा दोष यानी कि इसके जो है वो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इसको पढ़ना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, परमाणु नीति में आए जो भी नए रुझान है यानी कि ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी, और फिर हम लोगों को एनपीटी और आपका सीटीबीटी वाली टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। इस सिलेबस में जितना भी पॉइंट दिया हुआ इसको हम लोग आने वाले 7 से 8 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। पिछले 2 क्लासेस में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो है वो आपका देश में ऊर्जा की मांग इस वाले टॉपिक को यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि परंपरागत और आपका जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है इसकी बात कर रहे थे। जिसमें अगर हम लोग बात किए थे पहला गैर परंपरागत यानी कि जो आपका नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसकी बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग जाने थे कि ये जो है वो बहुत ही असीमित मात्रा में है, इसको हम लोग नवीकरणीय यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें आपका जैव ईंधन है, जिसको हम लोग जैव ऊर्जा भी कहते हैं, बायो ईंधन भी कहते हैं। इसके अलावा सेकेंड है आपका सौर ऊर्जा, फिर है आपका पवन ऊर्जा, फिर है आपका जल विद्युत ऊर्जा जिसको हम लोग पावर प्लांट कहते हैं। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियो थर्मल एनर्जी है, और फिर आपका ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी है। इन सभी जितना भी सोर्स बताए हैं इन सभी को हम लोग आगे चल के डिटेल से एक एक करके देखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग जो आपका पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है जिसको हम लोग अनवीकरणीय कहते हैं, इसमें हम लोग कोयला को, पेट्रोलियम को, नाभिकीय ऊर्जा को, प्राकृतिक गैस को इसमें हम लोग शामिल करते हैं। तो उसको भी हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम लोगों को नाभिकीय ऊर्जा को, न्यूक्लियर जो आपका एनर्जी है, इसको और भी ज़्यादा डिटेल से इसमें हम लोग को पढ़ना होगा। तो आज हम लोग जो है वो आपका सौर ऊर्जा के बारे में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और सौर ऊर्जा के बारे में अगर हम लोग देखें तो हम सभी को पता है कि अगर हम लोग सौर ऊर्जा का इंट्रोडक्शन देखें तो बोला जाता है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। तो जो भी ऊर्जा हम लोग सूर्य से प्राप्त करते हैं उसको सौर ऊर्जा जो है वो बोला जाता है। अगर यहाँ देखा जाए तो जो आपका सौर ऊर्जा है इसको 2 तकनीक से हम लोग इसका निष्कर्षण यानी कि इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कैसे है वो देख लीजिए। पहला तकनीक की बात करें तो वह है आपका सौर तापीय ऊर्जा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सौर ऊर्जा निष्कर्षण 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है सौर तापीय ऊर्जा और दूसरा है सौर विद्युत ऊर्जा। ठीक है। सौर तापीय ऊर्जा क्या होता है वो देख लीजिए। तो बोला गया है कि सूर्य के तापीय ऊर्जा का उपयोग सीधे तौर पर किया जाता है। तो जो सूर्य का तापीय ऊर्जा है यानी कि थर्मल एनर्जी है, इसका उपयोग हम लोग डायरेक्ट सीधे तौर पे करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, जैसे कि सोलर कुकर और आपका सौर वाटर हीटर। इसमें क्या होता है कि सूर्य का जो तापीय ऊर्जा है इसको डायरेक्ट यहाँ पे इसका यूज कर लिया जाता है, और सोलर कुकर में और आपका सोलर जो वाटर हीटर है इत्यादि में। अगर देखें हम लोग तो सौर एक आपका विद्युत भी होता है, इसके द्वारा हम लोग सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है इसको हम लोग निष्कर्षण इसका करते हैं। तो जो आपका सौर विद्युत है, इस विधि में क्या होता है कि जो सौर ऊर्जा है इस सौर ऊर्जा को एक फोटोवोल्टिक सेल में संचित कर लिया जाता है। तो जो सन से आने वाली जो एनर्जी है यानी कि सौर ऊर्जा, उसको एक फोटोवोल्टिक सेल में संचित कर लिया जाता है, और फिर उसी फोटोवोल्टिक जो सेल में एनर्जी को संचित किया गया, स्टोरेज किया गया है, उसी का उपयोग जो है वो हम लोग विद्युत ऊर्जा के रूप में कर लेते हैं। सिंपल सी बात ये है। अब सवाल उठता है कि ये जो आपका फोटोवोल्टिक सेल है ये क्या है? एक तरह से ये बैटरी है। तो कई सारे सेल्स का समूह बैटरी कहलाता है, और फोटोवोल्टिक सेल भी एक तरह का बैटरी है जिसमें आपका सौर ऊर्जा को यहाँ पे संचित करके इसका यूज किया जाता है। तो हमेशा याद रख लीजिएगा कि जो आपका सौर ऊर्जा है इसको प्राप्त करने का यानी कि इसको निष्कर्षण करने का 2 तकनीक है। एक तो आपका सौर तापीय ऊर्जा और एक आपका सौर विद्युत ऊर्जा। सौर तापीय में क्या है कि यहाँ हम लोग सूर्य से आने वाली जो थर्मल एनर्जी है, तापीय ऊर्जा, इसको डायरेक्ट इसको हम लोग लेते हैं, जैसे कि सोलर कुकर और आपका सोलर वाटर हीटर। वहीं अगर हम लोग सौर विद्युत ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सौर ऊर्जा को हम लोग फोटोवोल्टिक सेल में संचित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और फिर हम लोग उसका उपयोग जो है वो आगे करते हैं। ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है वो इसके आगे की चर्चा करते हैं।
तो बताया जा रहा है कि सौर ऊर्जा के लाभ और सौर ऊर्जा के दोष। तो ये जो लाइन है बहुत ही कॉमन है, ये सभी में आपका यूज होगा, पवन ऊर्जा में यूज करिएगा। देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जितने भी हैं वहाँ सभी में आप ये लाभ और दोष को एक साथ ही लिख सकते हैं, एक ही जैसा लिख सकते हैं। मतलब एक बात तैयार कर लीजिए एक बार आप, अब उसी को आप हर जगह बार बार अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखिए सौर ऊर्जा के जो लाभ है, तो जो लाभ सौर ऊर्जा का है वही लाभ आपका जैव ईंधन में भी लिख सकते हैं, वही लाभ आपका पवन ऊर्जा में भी लिख सकते हैं। तो इससे एक ये फायदा होता है। सौर ऊर्जा के लाभ देखें तो ये है आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये इसको बार बार अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ जितने भी पॉइंट लिखे हुए इनको ना डिस्क्राइब नहीं किया गया, इनको एलिब्रेट नहीं किया गया है, आप इसको खुद अपने स्तर पे कीजिएगा। बस यहाँ पे जो है वो आपको कीवर्ड समझा दिया जा रहा है, आप इसको अपने स्तर पे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सौर ऊर्जा के लाभ, पहला है कि ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, दूसरा ये पर्यावरण मित्र है यानी कि इको फ्रेंडली है, तीसरा अगर बात करें तो ये आपका निम्न परिचालन लागत है यानी कि इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, चौथा देख लीजिएगा ये आपका आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सिंपल सी बात है, जहाँ पे धूप है, जहाँ पे सनलाइट अधिकतर पड़ता है उन सभी एरिया में इसको इंस्टॉल करने में सहायक होता है। तो यहाँ बताया गया कि सभी जो पॉइंट है सभी को खुद से ही एलिब्रेट करो, सभी को खुद से ही इसको डिस्क्राइब करो। अब देखिए हम लोग सौर ऊर्जा के दोष देखते हैं। तो सौर ऊर्जा के क्या दोष है, तो बताया जाता है इसका जो है उच्च स्थापना लागत है, तो इसको ना इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। देखिए निम्न परिचालन लागत, इसका जो रनिंग कॉस्ट वो आपका कम है, लेकिन इसका जो इंस्टॉल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, इसको स्थापित करने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ बोला जाता है कि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे भूमि की आवश्यकता होती है। आप देखते होंगे कि बहुत अधिक बड़े बड़े अगर हम लोग सोलर पैनल बैठाएं तो इसके लिए हम लोगों को कई सारे भूमि हम लोगों को एक्वायर होता है, तो इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है। और साथ ही देखिए तो इसका एक और दोष है कि ये आपका मौसम और जलवायु पर निर्भर रहता है। सिंपल सी बात है, जब आपके यहाँ गर्मी होगा, ठंडा होगा, तभी आप इसका यूज़ कर पाइएगा। बरसात के दिनों में ये इसका यूज़ होगा नहीं, क्योंकि धूप खिलेगा नहीं ज़्यादातर बरसात ही होगा, तो ये दिक्कत करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये रहा सौर ऊर्जा के लाभ और सौर ऊर्जा के दोष। अब देख लीजिए यहाँ पे एक और पॉइंट बताया जा रहा है, उस पॉइंट को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो बोला जाता है कि एक अनुमान के अनुसार एक दिन में सूर्य से प्राप्त होने वाली जो सौर ऊर्जा है, अगर हम लोग स्टोर कर लें, अगर उसको हम लोग संचित कर लें, तो उससे जो है वो हमारे पूरे पृथ्वी का 15 साल जो है ऊर्जा का जो उपयोग है वो आपका हो जाएगा। कहने का अर्थ क्या है समझिए, कि एक दिन में जो सूर्य से जितना भी सौर ऊर्जा हमारे पृथ्वी में भेजा जाता है, अगर सारे सौर ऊर्जा को 100% को अगर हम लोग स्टोर कर ले, केवल एक दिन का ही बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, पूरे पृथ्वी में 15 साल तक आपका बिजली का जो है वो झंझट ही नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा एनर्जी उसमें रहता है। तो सोचिए सन से एक दिन में इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, हमारे पृथ्वी तक पहुंच रहा है, कि सबको स्टोर करने पे 15 साल तक वो चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको आप ऐसे मान लीजिए कि एक आपके पास इन्वर्टर है, एक बार आप उसको चार्ज कर लीजिए, वो आपके पास पूरा 15 साल तक चलेगा, समझे ऐसा। तो वही बताया जा रहा है कि सूर्य से आने वाली जितनी भी सौर ऊर्जा है, अगर सबको अगर पूरा हम लोग संचित कर लेते हैं, तो इससे पूरा पृथ्वी जो है वो 15 साल तक बिना बिजली के जगमगाएगी बढ़िया से। क्लियर। लेकिन यही है कि आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, इसको स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक होता है आपका प्रकाश का परिवर्तन, जिसके कारण क्या होता है, जो सनलाइट हमारे पृथ्वी पर आने वाली रहती है, वो वायुमंडल से ही आधा ज़्यादा चली जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्बिडो प्रोसेस, फिर बहुत कम ही जो है वो आपके धरातल तक पहुंचती है। तो ये सभी समस्या देखने को मिलती है। अब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा आप सौर ऊर्जा का यहाँ पे फिगर देखते हैं हम लोग कि सौर ऊर्जा का फिगर क्या है। सो ये देख लीजिए सौर ऊर्जा का ये रहा फिगर। तो बताया जा रहा है कि ये आपका सनलाइट, ये सूर्य है, तो सूर्य से जो भी आपका सौर ऊर्जा आ रही है वो यहाँ पे सोलर पैनल है, जिसको हम लोग मॉड्यूल कह रहे हैं, यहाँ पे ये इसको स्टोर कर रहा है। उसके बाद ये स्टोर जो हो रहा है सोलर पैनल में, फिर इसको यहाँ से बैटरी में भेजा जा रहा है, यानी कि जो इसका जो चार्ज है, इस चार्ज को कंट्रोल किया जा रहा है, और कंट्रोल करने के बाद इसको बैटरी में भेजा जा रहा है, जहाँ पे जो है वो आपका डीसी लोड पड़ रहा है। उसके बाद ये जो बैटरी में चार्ज कंट्रोल होने के बाद जो आपका सौर ऊर्जा यानी कि सन एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुआ है बैटरी में, इसी को फिर इन्वर्टर में भेजा जाता है, जहाँ पे आपका एसी लोड पड़ता है। सिंपल, इसको याद रख लीजिएगा। तो इसमें ज़्यादा आप एसी और डीसी में ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा, सिंपल बस ये इतना याद रखिएगा कि सन से जो है वो आपका सौर ऊर्जा आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है, जिसको मॉड्यूल यानी कि एक तरह से हम लोग बोलते हैं जो है वो मतलब सोलर पैनल में इसको स्टोर कर रहे हैं।
फिर वहाँ से इसको जो है चार्ज को कंट्रोल करने के बाद बैटरी में भेजा जा रहा है, जहाँ से आपका डीसी लोड हो रहा है। फिर आपका बैटरी से उसको एसी में भेजा जा रहा है, फिर वहाँ से आपका सॉरी बैटरी से इन्वर्टर में भेजा जा रहा है, और यहाँ से आपका एसी लोड होगा। यहाँ से कहने मतलब है यहाँ से आपका सभी जो है वो काम में यूज होगा, घर में, मोबाइल में, टीवी में, पंखा में, इस तरह करके। तो सिंपल बस इस फिगर को याद कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें ज़्यादा आप अपना दिमाग मत लगाइएगा एक्स्ट्रा। ओके, अब देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। तो ये तो आपको पता चल गया है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत में सौर ऊर्जा के क्या स्थिति है, क्या नहीं है। सो देख लीजिए, यहाँ बोला जा रहा है कि भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जहाँ वर्ष के 300 दिन सौर विकिरण की उच्च मात्रा जो है वो प्राप्त होती है। हम सभी को पता है, अगर ये पृथ्वी की बात करें, ये आपका पृथ्वी है, इसको बीचों बीच से एक रेखा विभाजित कर रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर लाइन। ये आपका 0 डिग्री, इसके ऊपर में जो है वो आपका 27.5 डिग्री उत्तर में है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और 27.5 डिग्री दक्षिण में है, इसको बोलते हैं मकर रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, और उसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पे आपका 27.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हम लोग बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। ये रहा आपका 0 डिग्री, ये रहा आपका 27.5 डिग्री उत्तर, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये रहा आपका 66.5 डिग्री उत्तर, उसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। और ये रहा आपका 90 डिग्री, इसको बोलते हैं आर्कटिक, ये जो मतलब कि उत्तरी ध्रुव कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री के दक्षिण में देखिएगा तो ये आपका 27.5 डिग्री दक्षिण में है, इसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। और उसके बाद इसी तरह 66.5 डिग्री दक्षिण में, उसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। उसके बाद जो 90 डिग्री दक्षिण है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जो सन का लाइट है ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ तक देख लीजिए, 0 से 27 डिग्री उत्तर में और 0 से 27 डिग्री दक्षिण में, यहाँ पे जो सनलाइट है वो पूरा एकदम सीधा पड़ता है। तो ये वाला जो रीजन है वो आपका उष्णकटिबंध रीजन कहलाता है। ये जो रीजन है वो आपका उपोष्णकटिबंध रीजन कहलाता है, ये वाला, ठीक है ना। और ये जो रीजन है वो आपका शीतोष्णकटिबंध रीजन कहलाता है। सिंपल सी बात है। तो हम लोग का जो पृथ्वी का जो लोकेशन है वो आपका उष्णकटिबंध वाले रीजन में देखने को पड़ता है। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गया है। तो ये बोला जा रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा, तो बोला जा रहा है कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे, तो उष्णकटिबंधीय में, यानी कि आपका ट्रॉपिकल रीजन में ये लोकेटेड है, जहाँ वर्ष के 300 दिन जो है वो आपका सौर विकिरण की उच्च मात्रा प्राप्त होती है। यानी कि जो सनलाइट है वो 365 दिन, 366 दिन में आपका 300 दिन यहाँ पे सनलाइट प्राप्त होता है। बाकी केवल 2 ही महीना जो है वो आपका बरसात के दिनों में यहाँ पे सनलाइट प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2010 में जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन का प्रारंभ किया गया था। तो भारत में ही सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है इसको बढ़ाने के लिए ही 2010 में जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत 2020 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2010 में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, एक पहल था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन। और इस मिशन के तहत आने वाले 10 साल में, यानी कि 2010 से लेकर 2020 तक में, आने वाले 10 साल में जो सौर ऊर्जा से आपको 100 गीगावाट बिजली का, यहाँ से मतलब 100 गीगावाट जो है वो सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था। क्लियर, आगे देख लीजिए। 2010 में भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता मात्र 11 मेगावाट थी, जो कि 2020 में बढ़कर कितना हो पाई, तो 35.1 गीगावाट। अब देख लीजिए, MB GB KB समझे होंगे ना, आप सुने होंगे, नाम सुने होंगे। तो 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB यानी कि टेगाबाइट, ऐसे करके होता है। तो 2010 में भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो था वो मात्र 11 मेगावाट था, मात्र 11 मेगावाट, जो कि 2020 में बढ़कर 35.1 गीगावाट हो गया। तो कहाँ 11 मेगावाट हो रहा था 2010 में, और आने वाला 10 साल में ही यानी कि 2020 में हम लोग का जो उत्पादन क्षमता है, सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता, वो 35.1 गीगावाट हो गया। इस लाइन को आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ तक की बातें को। फिर देख लीजिए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सरकारी प्रयास। तो जो सौर ऊर्जा है इसको बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयास भी किए जा रहे हैं, क्या क्या वो देख लीजिए। तो सबसे पहले जो है वो आपका जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, इसको हम लोग देखेंगे।
जो कि कब स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका हुआ था 2010 में शुरू। और ये देख लीजिए, ये जो आपका जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन है, इसके 3 चरण देखने को मिलते हैं। प्रथम चरण 2010 से 13, दूसरा चरण 2013 से 2017, फिर तीसरा चरण 2017 से लेके 2022 तक। ये इसका 3 चरण देखने को मिलते हैं हम लोग को, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, इसके बारे में। ठीक है ना, आगे देख लीजिए। अब देख लीजिए, ये जो आपका 2010 में शुरू हुआ था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, इसका नाम 2010 में क्या था, तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन था। लेकिन इसी का जो है वो नाम चेंज करके 2020 में नेशनल सोलर मिशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया 2020 में, तो नेशनल सोलर मिशन। तो ये रहा आपका नेशनल सोलर मिशन, इसका नाम कर दिया गया 2020 में। इस लाइन को भी आप याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, बोला जा रहा है कि सौर ऊर्जा मिशन की शुरुआत 2010 में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु किया गया था और इसकी शुरुआत जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत एक हिस्से के रूप में किया गया था। तो जब हम लोग बात करते हैं ना NAPCC यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसी के तर्ज पे ही आपका सौर ऊर्जा मिशन की शुरुआत की गई थी 2010 में। हम लोग जानते हैं कि जो आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसी के तर्ज पे झारखंड में आपका JAPCC का रिपोर्ट भी आया था, यानी कि JAPCC का गठन भी हुआ था, फिर बाद वो रिपोर्ट देता, यानी कि झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इसका गठन हुआ था और बाद में इसी संस्था के द्वारा जो है वो रिपोर्ट पेश किया जाता है, जिसको हम लोग टोटल 14 या 15 चैप्टर में बांट कर पढ़ते भी है ना, अलग अलग चैप्टर में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका JPSC में PT के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उससे 7 क्वेश्चन बनते हैं। जो आपका अपशमन और जो आपका अनुकूलन संबंधी जो भी रणनीतियाँ हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित, वो उसी से देखने को मिलता है झारखंड संबंधित। तो वही बताया जा रहा है कि सौर ऊर्जा मिशन की जो शुरुआत है 2010 में किया गया था और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ही इसकी जो शुरुआत है वो आपका जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि NAPCC के तहत एक हिस्से के रूप में इसका जो है वो शुरुआत किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य था कि 2022 तक 100 गीगावाट तक की सौर ऊर्जा को हम लोग उत्पादन करेंगे। तो इसका जो टारगेट था, ये जो आपका सौर ऊर्जा मिशन था, इसका टारगेट था कि हम लोग 2022 तक 100 गीगावाट तक की जो है वो सौर ऊर्जा उत्पादन करने का हम लोग यहाँ पे क्षमता लाएंगे। और इस मिशन को जो है वो हम लोग 3 चरणों में इसको लागू किया गया था। अब देख लीजिए, प्रथम चरण की बात करते हैं, क्या है क्या नहीं है, सो देख लीजिए। एक यहाँ पे वर्ड देख लीजिए आप कि 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट और 1000 किलोवाट इज इक्वल टू 1 मेगावाट और 1000 मेगावाट इज इक्वल टू 1 गीगावाट, ऐसे भी इसको याद कर लीजिएगा। और जो हम 10-24 वाला बता रहे थे ना, वो आपका कंप्यूटर में चला जाएगा, ठीक ना, तो इसको याद रख लीजिएगा। तो 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, फिर 1000 किलोवाट इज इक्वल टू 1 मेगावाट और 1000 मेगावाट इज इक्वल टू 1 गीगावाट। प्रथम चरण देखिए, तो बोला जा रहा है कि इस चरण में 1 गीगावाट मीन्स 1000 मेगावाट तक की सौर विद्युत उत्पादन क्षमता जो कि ग्रिड संबंधित हो वो हासिल करना था। तो ये ग्रिड संबंध हो, ग्रिड संबंध 2 तरह का होता है, एक होता है आपका ऑन ग्रिड और एक होता है आपका ऑफ ग्रिड। ये क्या होता है अभी आपको समझाएंगे। तो क्या बोला गया कि जो आपका प्रथम चरण है, तो प्रथम चरण में 1 गीगावाट कहने का मतलब है 1000 मेगावाट। तो 1000 मेगावाट बोलिए या फिर 1 गीगावाट बोलिए, यहाँ तक की जो सौर विद्युत उत्पादन क्षमता है जो ग्रिड संबंध हो उसको हासिल करना था। कैसा वाला, तो ग्रिड संबंध, और ग्रिड संबंध में भी ऑन ग्रिड होना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट देख लीजिए, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड की अगर हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, ये क्या है क्या नहीं है, सो उसको आप थोड़ा समझ लीजिए। एक है आपका होता है ऑन ग्रिड और एक होता है आपका ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड जो है वो आपका सभी के लिए यूज करने के लिए इसको बनाया जाता है और ऑफ ग्रिड जो है वो आपका व्यक्तिगत यूज के लिए होता है। यानी कि जो ऑन ग्रिड है एक तरह समझिए सरकारी बिजली है और ऑफ ग्रिड जो है वो आपका एक तरह समझिए आपका पर्सनल जो घर में इन्वर्टर है वही है। ठीक है, क्लियर। इसका जो यूज है वो आपका सामूहिक होता है
और इसका यूज़ जो है वो आपका व्यक्तिगत होता है। इसके लिए एग्जांपल है इन्वर्टर। अब देख लीजिए, गांव में हमारे यहाँ मोहल्ले में या हर एक मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा रहता है। वो ट्रांसफार्मर जो है वो आपका ऑन ग्रिड है, इससे सभी घरों का जो कनेक्शन संबंधित है। और ऑफ ग्रिड जो है वो आपका घर में एक पर्सनल इन्वर्टर है, इससे केवल आपका घर का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। सिंपल। आगे देख लीजिए, ऑन ग्रिड के बारे में बताया जाता है कि ऑन ग्रिड जो है वो आपका ग्रिड से कनेक्शन होता है। तो बिल्कुल सही बात, हाँ ये होता है। अगर हम ऑफ ग्रिड की बात करें तो ये ग्रिड से संबंधित नहीं होता है, कनेक्शन इसका नहीं होता है। दूसरा बात करें तो ऑन ग्रिड में बैटरी होता है तो बैटरी नहीं होता है। फिर देखिए, ऑफ ग्रिड में बैटरी होता है तो हाँ बैटरी होता है। फिर देख लीजिए, ऑन ग्रिड की कीमत क्या है, सस्ता है कि महंगा है? तो ये सस्ता है। क्या है? तो आपका सस्ता है। और वहीं अगर देखें तो ऑफ ग्रिड की कीमत सस्ता है कि महंगा है? तो ये आपका ज़्यादा है, यानी कि महंगा है। फिर देख लीजिए, ऑन ग्रिड जो है वो आपका, इससे क्या होता है, जो भी अतिरिक्त बिजली है वो ग्रिड को भेज सकते हैं। तो हाँ भेज सकते हैं। जो भी आपका अतिरिक्त जो बिजली बच रहा है वो आपका ग्रिड को वापस हम लोग भेज सकते हैं। जबकि इसमें क्या है, तो जो भी ये अतिरिक्त बिजली है वो हम लोग बैटरी में ही संचित करते हैं। सिंपल सी बात है कि समझिए कि आप अपने घर में हैं, क्या हो रहा है कि आपके घर में जो बैटरी है, इन्वर्टर है, आप जितना यूज़ कीजिएगा उतना दिन चलेगा। अगर आप दिन दिन भर यूज़ कीजिएगा, टीवी, कूलर, फनी, मशीन, पंखा सब चालू चलाइएगा, तो आपका इन्वर्टर ज़्यादा देर नहीं चलेगा, हो सके दिन भर चलेगा। वहीं अगर आप टीवी नहीं चलाइएगा, फ्रिज नहीं चलाइएगा, कूलर नहीं चलाइएगा, पंखा नहीं चलाइएगा, तो वही जो आपका इन्वर्टर है 3 दिन 4 दिन चल सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपका जो बच रहा है, जो अतिरिक्त जो बिजली बच रहा है वो स्टोर वहीं पर रहेगा बैटरी में, इसलिए। आगे देख लीजिए, ऑन ग्रिड ये आपका, इसका उपयुक्त जगह कहाँ है ऑन ग्रिड का? तो आपका शहर में, कस्बा में। वहीं ऑफ ग्रिड की बात करें तो ये आपका ग्रामीण एवं दूर दराज क्षेत्रों में ये यूज़ होता है। सिंपल सी बात है। आगे देख लीजिए, ऑन ग्रिड की बात करें तो ये आपका, ये ग्रिड से जुड़ा होता है। और ये जो है वो सोलर सिस्टम है, ग्रिड से जुड़ा हुआ सोलर सिस्टम है। और यहाँ पे जो है वो बिजली बिल घटता है, मतलब कम आता है। वहीं अगर हम लोग बात करें, ऑफ ग्रिड जो है वो एक तरह से बैटरी आधारित सोलर सिस्टम है, बैटरी आधारित सोलर सिस्टम है। और यहाँ पे बिजली की कटौती में भी ये काम करता है। देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए अगर आप देखते होंगे आपके घर में इन्वर्टर नहीं है तो बिजली कटा तो आपके घर का बिजली बंद, शट डाउन। वहीं अगर आपके घर में इन्वर्टर है, कनेक्शन दोनों से किया हुआ है, लाइन गया तो इन्वर्टर वाला चालू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यही बोला जा रहा है कि जो ऑन ग्रिड है वो, ऑन ग्रिड कहने का मतलब ये ग्रिड से जुड़ा हुआ है सोलर सिस्टम है। और यहाँ पे बिजली बिल कटने पे ये ख़त्म हो जाता है, यानी कट जाता है। वहीं ऑफ ग्रिड जो है वो आपका बिजली बैटरी आधारित सोलर सिस्टम है, और जिसमें बिजली कटने पर ये काम करता रहता है, ये वर्क करता रहता है। तो ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड। इसमें आपको ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। आगे देख लीजिए, प्रथम चरण की बात कर रहे थे हम लोग। तो प्रथम चरण में आपको बताया गया था कि जो है हम लोगों को इस चरण में 1 गीगावाट यानी कि 1000 मेगावाट तक की जो सौर विद्युत उत्पादन क्षमता है जो कि ग्रिड संबंधित हो, उसको हासिल करना था। और ग्रिड में भी हम लोगों को कैसा, तो ऑन ग्रिड, सामूहिक यूटिलाइजेशन के लिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं। ठीक है। आगे देखिए, इसमें कुछ और बात बोला गया है। क्या है कि इस चरण में लगभग 4000 करोड़ रुपए इस मिशन पर खर्च किए गए हैं। और इस चरण में अनुसंधान एवं विकास, मानव संसाधन विकास, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता को केंद्र में रखकर जो है वो रखा गया है। यानी कि ये जो आपका प्रथम चरण में रखा गया है, प्रथम चरण में लगभग 4000 करोड़ रुपये इस मिशन पे खर्च किए गए प्रथम चरण में ही। अब प्रथम चरण में किस पे ज़्यादा फोकस किया गया है, तो अनुसंधान पे, विकास पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D के ऊपर ध्यान दिया गया है, मानव संसाधन विकास के ऊपर, तकनीकी सहायता के ऊपर, प्रशिक्षण के ऊपर, जन जागरूकता को, इस सबको केंद्र में रख के इसके ऊपर ही फोकस किया गया है। अगर हम लोग सेकेंड चरण की बात करें, द्वितीय चरण की, तो इसमें बोला जा रहा है कि इस चरण में विभिन्न सौर प्रोजेक्टरों के माध्यम से 10 गीगावाट तक की सौर ऊर्जा को उत्पादन करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया था। तो सेकेंड चरण में अलग अलग सौर प्रोजेक्टों के माध्यम से लगभग 10,000 गीगावाट तक का सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था। इनमें से केवल 4 गीगावाट क्षमता का निर्माण केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा और 6 गीगावाट क्षमता का निर्माण राज्य प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से किया गया। तो समझिए 10 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया था द्वितीय चरण में। ये आपका अलग अलग सौर प्रोजेक्टरों के माध्यम से किया जाना था, जिसमें से 4 गीगावाट क्षमता का निर्माण केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा और 6 गीगावाट क्षमता निर्माण राज्य प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से किया जाना था। सिंपल। अब देख लीजिए इसका
थर्ड फेज यानी कि तीसरा चरण में क्या बोला गया कि इस मिशन का सौर ऊर्जा उत्पादन के खर्च को कम करने के उद्देश्य से प्रेरित था। तो ये जो तीसरा चरण था, इसमें सौर ऊर्जा उत्पादन में जो खर्च हो रहा था उस खर्च को कम करने के उद्देश्य से ये ज़्यादा इंस्पायर था। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों पर भी विचार किया गया था। वो रणनीति कौन कौन है वो देख लीजिए। पहला है अनुसंधान एवं विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर है दूसरा दीर्घकालिक नीति निर्माण। और तीसरा है सौर ऊर्जा में प्रयुक्त उपकरणों का घरेलू निर्माण। तो इसको याद रख लीजिएगा। तो तीसरा फेज में आपका जो है कि कैसे हम लोग सौर ऊर्जा के उत्पादन में जो खर्च जो कम हो, इसके ऊपर ये ज़्यादा प्रेरित था। तो इसके लिए अलग अलग उद्देश्यों मतलब इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग रणनीतियों पे अलग अलग स्ट्रैटेजी पे काम किया गया। जैसे कि आपका R&D स्ट्रैटेजी पे, जैसे आपका दीर्घकालिक नीति निर्माण के ऊपर ध्यान दिया गया। और साथ ही साथ जो है वो सौर ऊर्जा में जो प्रयुक्त हो रहा है उपकरण जो हो रहा है, इसको जो है घरेलू निर्माण में इसको जो है वो ज़्यादा बल दिया गया। कहने मतलब सौर ऊर्जा में जो भी सामान बनेगा, जो भी टूल्स का निर्माण, जो भी टूल्स इसमें आपका लगेगा, वो सारा टूल्स हम लोग देश में ही बनाएंगे। इससे क्या होगा, विदेश से अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो इससे क्या होगा, अगर देश में बनाएंगे तो इसको हमको विदेशों से मंगाना नहीं पड़ेगा। और अगर विदेश से नहीं मंगाएंगे तो सिंपल सी बात है, आपके पास जो है वो भुगतान संतुलन बढ़ेगा। आपके पास पैसा जो आयात में जो होने वाला जो खर्च है वो तो आपका कम से कम बचेगा ना। तो ये लाइन आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो पहला ये था आपका, क्या था पहला, तो पहला जो 2010 में मिशन स्टार्ट हुआ था, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन 2010 में, इसका नाम नेशनल सोलर मिशन 2020 में कर दिया गया था। ये आपका 3 फेज में था और तीनों फेज आपका कंप्लीट हो गया है। सेकंड देखते हैं हम लोग, वो है आपका सौर पार्क योजना। और बोला गया है कि इस योजना के तहत देश के विभिन्न भागों में 500 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाले सौर पार्कों का निर्माण करना था। तो सौर पार्क योजना यानी कि सोलर पार्क का निर्माण करना है, पार्क का। और ये जो है वो देश के अलग अलग भागों में जो है वो कम से कम 500 मेगावाट तक की जो उत्पादन क्षमता वाला, कितना, तो 500 मेगावाट तक की उत्पादन क्षमता वाले सौर पार्क की उत्पादन करना था। सौर पार्कों की यहाँ पे जो है वो आपका उत्पादन करना था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। थर्ड देख लीजिए, पीएम कुसुम, ये राजस्थान में शुरू हुआ था। राजस्थान में एक जगह है चूरू, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। पीएम कुसुम में बोला जा रहा है कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियोग ये योजना था। तो पीएम कुसुम का फुल फॉर्म ये है KUSUM। तो के से किसान, यू से ऊर्जा, एस से सुरक्षा और यू से उत्थान और एम से महाभियान योजना। आगे देख लीजिए, इसमें बताया जा रहा है कि इस योजना की शुरुआत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पीएम कुसुम योजना शुरू की गई थी। और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऑफ ग्रिड सोलर पंप स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की गई थी। ये हम लोग सभी लोग देखे थे कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऑफ ग्रिड और साथ ही साथ सोलर पंप स्थापित करने हेतु जो है वो सहायता प्रदान की गई थी, ताकि ग्रिड पर जो है भार को कम किया जा सके तथा सिंचाई सुविधाओं का जो है वो विस्तार हो सके। पीएम कुसुम का ये सभी काम था। चौथा देखिए, वो है आपका सृष्टि का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सस्टेनेबल रूफ टॉप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सृष्टि का फुल फॉर्म है, इसको आप खुद से याद कर लीजिएगा। तो सृष्टि जो है इसका काम क्या था, तो इस योजना के माध्यम से भवनों की जो छत है, छतों पर सौर ऊर्जा प्रोजेक्टों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा रहा था सृष्टि के माध्यम से। पांचवा देख लीजिए, आपका है सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम। इसमें क्या है, तो यह राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के द्वारा संचालित कार्यक्रम है। तो सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम ये आपका राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका सौर ऊर्जा प्रोजेक्टों की स्थापना करना है, उसका मरम्मत हेतु लोगों को क्या करना है, प्रशिक्षण देना यानी कि ट्रेनिंग देना है। तो ये काम था सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम का। छठा नंबर है आपका अटल ज्योति योजना। और बोला जा रहा है कि इस योजना के द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। तो जो भी आपका सोलर स्ट्रीट लाइट है उसको सार्वजनिक स्थानों में लगाए जाएंगे अटल ज्योति योजना के द्वारा। सातवां नंबर देख लीजिए, इसमें बोला जा रहा है कि इनके अलावा सौर ऊर्जा प्रोजेक्टों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, जो कि निम्नलिखित है। तो इसके अलावा जो है सरकार जो है वो सौर ऊर्जा प्रोजेक्टरों को
बढ़ावा देने के लिए जो है वो फंडिंग भी कर रहा है, वित्तीय प्रोत्साहन भी दे रहा है। क्या क्या दे रहा है वो देख लीजिए। पहला नंबर, सौर ऊर्जा प्रोजेक्टरों को 10 वर्षों तक टैक्स छूट है। यानी कि अगर कहीं भी सौर ऊर्जा प्रोजेक्टर लग रहा है तो वहाँ पे उसको 10 साल तक एक भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा सौर ऊर्जा संबंधित उत्पादों जैसे कि सोलर लैंप, सोलर हीटर इत्यादि में 30% की सब्सिडी भी दी जा रही है। कि आप जो है वो नवीन और जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा बोला जा रहा है कि आप सौर ऊर्जा से संबंधित जो भी उत्पाद है, जो भी बाय प्रोडक्ट है, आप इसका क्या कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। जैसे कि सोलर लैंप का, सोलर हीटर का, और इसमें हम आपको 30% का सब्सिडी देंगे। अगर 100 रुपये आपको उत्पादन करने में लग रहा है तो आपको हम 30 रुपये हम दे देंगे सरकार की तरफ से, तो आपको 70 रुपये ही लग रहा है ना। तो एक ये है। सी नंबर पॉइंट देख लीजिए, थर्ड नंबर पॉइंट बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति है। कि अगर बाहर से कोई भी देश आता है, मतलब बाहर से कोई भी जो संस्था है वो, या फिर बाहर का कोई भी देश हमारे यहाँ अगर जो है वो आपका सौर ऊर्जा संबंधित उत्पादों को बढ़ाने के लिए कोई भी एफडीआई लाता है, उसको यहाँ पे 100% एफडीआई की अनुमति है। कुछ कुछ क्षेत्र में 20%, 15%, 30% अनुमति है एफडीआई का। इस क्षेत्र में तो पूरा, अगर आपको सोलर एनर्जी से कोई काम करना है उसके लिए आपको 100% एफडीआई का जो है वो छूट है। चौथा पॉइंट देख लीजिए, सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए हरित फंड बनाए हैं, जैसे कि ग्रीन मसाला बॉन्ड। तो इसके लिए सरकार जो है वो हरित फंड भी बनाया है, जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि ग्रीन मसाला बॉन्ड। इसके अलावा देख लीजिए आप 8वां नंबर पॉइंट कि सौर ऊर्जा से संबंधित जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए जा रहे हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो है वो आपका दो तरह से हम लोग देखेंगे। एक है आपका ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और दूसरा है आपका OSOWOG यानी कि वन सन वन वर्ड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये हो गया आपका OSOWOG के बारे में, और ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया। तो बताया जा रहा है कि आपका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, यानी कि ISA के बारे में पढ़ेंगे। अब बोला जा रहा है कि इसका जो ISA है, सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका गुड़गांव में है, इंडिया में है, गुड़गांव में। इसमें बोला जा रहा है कि यह सौर ऊर्जा पर आधारित एक सहयोग संगठन है। तो ये सौर ऊर्जा पे आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन है, और यह भारत की पहल पर 2015 में स्थापित की गई थी। तो बताओ, ये भारत इसमें पहले पहल किया था, और इसी के आधार पे ये 2015 में स्थापित किया गया था। और इसी जो है वो गठबंधन के अंतर्गत कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित जितने भी देश हैं उसको प्राथमिक रूप से इसके सदस्य देश हैं। तो ये देख लीजिए आपका। तो बताया जा रहा है कि आपका कि कर्क और मकर रेखा के बीच में अभी बताया था ना कि 0 डिग्री से 23 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। तो इनके बीच में टोटल 121 देश आते हैं, और 121 देश में से 114 देश जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इसमें जुड़े हुए हैं। 2015 में बना था ये। तो बोला जा रहा है कि इस गठबंधन के अंतर्गत कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित देश प्राथमिक रूप से सदस्य है इसमें। और ISA ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। तो पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है, ठीक ना, ये पहला है। आगे देख लीजिए, इसका उद्देश्य इन देशों की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के साधन के रूप में ऊर्जा स्रोत को, सौर ऊर्जा को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। तो इसका पर्पस एक ही है कि हम लोग क्या करें कि जो भी ये आपका 121 देश बताया गया था कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो एरिया है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले जो भी देश हैं, तो इन सभी देशों में जो भी लोग हैं, इनके लिए एक तरह से ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वैकल्पिक उपयोग, अल्टरनेटिव यूज करने के लिए एक तरह से ये आपका क्या है, सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रहा है ये, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप यहीं पे देख लीजिएगा तो एक पॉइंट और भी आता है आपका। तो इसके अलावा
सदस्य देशों को सस्ती दरों पर सोलर तकनीक उपलब्ध कराना तथा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। तो इसके जो भी सदस्य देश है, 121 देश आते हैं आपके उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में। इसमें से 121 में से 100 जो है वो आपका 100 कितना, तो 114 देश इसमें शामिल है। तो जो भी इसके सदस्य देश है उनको सस्ती दरों पर क्या करना है, सोलर तकनीक उपलब्ध कराना है और उनको जो है अनुसंधान और विकास को भी वहाँ पे बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अलावा देख लीजिए OSOWOG की बात करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसको जो है ये वाला जो पॉइंट है, ये जो संस्था है ये आपका इसे ISA ही जो है वो इसको संचालित करता है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वही इसको संचालित करता है। और ये जो है वो आपका यूके जो है वो इसका नाम ग्रीन ग्रिड भी इसका दिया है। अब देख लीजिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसको ISA के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है और इसको जो है वो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम इसका नाम ग्रीन ग्रिड दिया है। और ये जो है इसको 3 चरणों में कंप्लीट किया जाएगा। पहला चरण है आपका एशिया ग्रिड, दूसरा चरण है आपका अफ्रीका ग्रिड और तीसरा चरण है आपका वैश्विक ग्रिड यानी कि ग्लोबल ग्रिड। तो एक में आप पूरा एशिया को कवर कीजिए, दूसरे चरण में आप पूरा अफ्रीका को कवर कीजिए और तीसरे चरण में आप पूरे शेष जो यूरोप है, वैश्विक विश्व पूरा है, विश्व को पूरा जो है वो कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, आगे देख लीजिए बताया जा रहा है कि OSOWOG एक विश्वव्यापी परियोजना है और इस अवधारणा को आपका 2018 में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की पहली बैठक में जारी किया गया था। तो इनको जो है वो 2018 में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन या बोलिए या फिर ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बोलिए, इसकी जो बैठक है, मीटिंग है, इसी में इसको जारी किया गया था। अभी बताया भी थे कि जो है इसको आपका ISA के द्वारा ही संचालित किया जाता है। और ये जो परियोजना है वो सूर्य कभी अस्त नहीं होता के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो परियोजना है वो किसके ऊपर आधारित है, तो सूर्य कभी अस्त नहीं होता इस सिद्धांत पर आधारित है। और इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला एक ट्रांसनेशनल विद्युत ग्रिड स्थापित करना है। तो यहाँ क्या इसका काम क्या है, ये जो है पूरा दुनिया भर में, पूरा दुनिया में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला, किसका, तो सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला एक आपका ट्रांसनेशनल विद्युत ग्रिड स्थापित करना है। इसका यही इसके तहत यही इसका लक्ष्य रखा गया है। तो क्या करना है, तो सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला एक ट्रांसनेशनल विद्युत ग्रिड स्थापित करना इसका लक्ष्य है। यह भारत के द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका आर्थिक लाभ साझा करने के मामले में वैश्विक महत्व है और यह योजना 3 चरणों में पूर्ण होगी। बोला गया है ये भारत के द्वारा शुरू किया गया बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका आर्थिक लाभ साझा करने के मामले में वैश्विक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। ये जो है उसको 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण जो है वो आपका बोला जा रहा है कि इसमें यह एशिया महाद्वीप के देशों के मध्य ग्रिड संपर्क को स्थापित करेगा। दूसरा चरण में इसमें अफ्रीका देशों में जो है वो आपका ग्रिड संपर्क को स्थापित किया जाएगा, अफ्रीका देशों में। और तीसरा चरण में यह वैश्विक इंटरकनेक्शन पर यह ध्यान केंद्रित करेगा, पूरे विश्व को जोड़ेगा। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको याद होना चाहिए, मतलब ध्यान में हो जाना चाहिए। अब देख लीजिए जो आपका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो योजना है, इस योजना का महत्व क्या है वो देख लीजिए। इसका महत्व, तो इसका महत्व जो है वो क्या है वो देखिए थोड़ा सा, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका महत्व भी आपको पता होना चाहिए। तो बोला जा रहा है इसका महत्व में सबसे पहले पॉइंट कि यह अक्षय ऊर्जा स्रोतों में निवेश को आकर्षित करेगा, यानी कि जो भी आपका नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा है, उसमें निवेश को यानी कि इन्वेस्टमेंट को ये आकर्षित करेगा। दूसरा, यह परियोजना सदस्य देशों में कौशल विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास में सहायक सिद्ध होगा, तो जो भी इसके सदस्य देश होंगे वहाँ पे। तीसरा पॉइंट, इस योजना के परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पे ऊर्जा असमानता की स्थिति समाप्त हो जाएगी। तो पूरे
ग्लोबल लेवल पे जो भी ऊर्जा की असमानता है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, ये जो स्थिति है वो पूरा आपका समाप्त हो जाएगा। फिर देख लीजिए नेक्स्ट बोला जा रहा है कि चौथा नंबर पॉइंट, इस परियोजना के आर्थिक लाभों से गरीबी उन्मूलन तथा अन्य सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाएगा। तो इस परियोजना से जो आपका आर्थिक लाभ है, जब इस परियोजना से आपका जो आर्थिक लाभ होगा, उस आर्थिक लाभ से आप गरीबी उन्मूलन भी कर सकते हैं और जो आपका अन्य जो सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं इसका भी सामना करना आसान हो जाएगा। पैसा रहेगा तो सब हो सकता है। पाँचवा नंबर पॉइंट, यह भारत को वैश्विक रणनीतियाँ विकसित करने में अग्रणी होने का अवसर देगा। अब देख लीजिए पूरा भारत जो है वो वर्ल्ड लेवल पे वैश्विक रणनीति यानी कि जो ग्लोबल स्ट्रेटेजी है उसको डेवलप करने में एक अग्रणी देश के रूप में गिना जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग से टेक्नोलॉजी लेंगे, अच्छा बात है ना। उसी तरह देख लीजिए इस परियोजना से संबंधित समस्याएं भी क्या है वो देख लीजिए। तो क्या इस परियोजना से केवल लाभ ही लाभ है, समस्या नहीं है, तो समस्या भी है। क्या है कि पहला है आपका भू राजनीतिक स्थिति। तो पहला है आपका भू राजनीतिक स्थिति। बोला जा रहा है कि विभिन्न देशों के मध्य भू राजनीतिक संघर्ष की स्थिति में इस योजना का कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती है। तो सभी देशों के मध्य में जो आपका भू राजनीतिक संघर्ष है, आपका जो है बॉन्डी को लेकर इतना ज़्यादा डिस्प्यूट है। आप इंडिया पाकिस्तान देख लीजिए, आप इंडिया चाइना देख लीजिए, आप इंडिया बांग्लादेश देख लीजिए, आप इजराइल और हमास के बीच में देख लीजिए, इजराइल और ईरान के बीच में देख लीजिए। अगर आप बात कीजिएगा तो अदर स्टेट की मतलब अदर कंट्री की बात कीजिएगा तो रसिया और यूक्रेन में जो भी डिस्प्यूट हो रहा है सभी आपका बॉन्डी लैंड के लिए हो रहा है ना। तो आपका भू राजनीतिक संघर्ष तो हो ही रहा है भूमि को लेकर। तो इससे आपको इसको जो इम्प्लीमेंट करने में चुनौती तो होगा ही भैया। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, इस योजना में भाग लेने वाले देशों की सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। ऐसे में लागत साझाकरण मुश्किल प्रतीत होता है और इस परियोजना को विकसित करने वाले देशों को विभिन्न देशों की सरकारों, कानूनों तथा अन्य एजेंसियों के नियमों से जूझना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें तो भारत बोलेगा कि हमारा जो है वो प्रायोरिटी कुछ और है, अफ्रीका बोलेगा हमारा प्रायोरिटी कुछ और है। अफ्रीका का प्रायोरिटी है कि हम अपने देश में जो है भुखमरी इन सभी को, बेरोजगारी को दूर करें, ठीक ना, गरीबी को दूर करें। किसी और देश में और अलग समस्या होगा। कोई देश बोलेगा नहीं हम लोग ऊर्जा में इतना पैसा जो है सोलर अलायंस के लिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दें, तो इससे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ना। और हम लोग जानते हैं कि एक देश से दूसरे देश का कानून व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो इस देश से उस देश में जाएगा, उस देश का जो है वो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, तो सबका अलग अलग है। तो इससे विभिन्न देशों की सरकारों, विभिन्न देशों की कानूनों तथा अन्य एजेंसियों के नियमों से इसको जूझना पड़ेगा और जिससे ये जो है वो आपका प्रॉब्लम और भी ज़्यादा लंबा खींच जाएगा। सिंपल सी बात है। थर्ड नंबर पॉइंट देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब बोला जा रहा है कि विभिन्न देशों के मध्य ग्रिडों के वोल्टेज आवृत्ति तथा अन्य मानकों में मूलभूत अंतर होता है, अतः यह तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। सिंपल सी बात है। हम लोग विभिन्न देशों की बात करें, अलग अलग देशों की बात करें तो वहाँ पे जो ग्रिड का जो वोल्टेज है, वोल्टेज में अंतर होता है, आवृत्ति में अंतर होता है, और आपका अन्य मानक की बात करें उसमें भी आपका फंडामेंटल मूलभूत अंतर होता है। सिंपल सी बात है। आप अगर ये वाला जो चार्जर है, इंडिया का जो चार्जर है, आप इसको लेकर यूएस में जाइएगा, वहाँ पे ऐसा बोर्ड मिलेगा ही नहीं चार्ज करने के लिए। तो आपका वहाँ का वोल्टेज, वहाँ का आवृत्ति, वहाँ का अन्य जो मानक है सभी में तो अंतर ही है। तो इसको फिर इम्प्लीमेंट करने में आपका तकनीकी रूप से ये आपका जो है वो आपका चुनौतीपूर्ण होगा। एक आपका OBOR ये एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड। तो वन बेल्ट वन रोड OBOR बोलते हैं। ये चाइना का स्कीम है, ठीक है ना। तो वन बेल्ट वन रोड ये आपका चाइना का स्कीम है, ठीक है ना, इसको भी याद रख लीजिएगा। नोट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया का चार्जर पिन अमेरिका के चार्जर पिन से अलग है, यही बताया जा रहा है अभी। तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, तो प्रॉब्लम तो होगा ही ना भाई, सिंपल सी बात है। चौथा नंबर पॉइंट देख लीजिए, इतने बड़े ग्रिड का संचालन, प्रबंधन करना और उसका जो मरम्मत एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो जाती है। तो इतने बड़े ग्रिड को जो है वो आप संचालन कीजिएगा, उसका प्रबंधन कीजिएगा और उसका मरम्मत कीजिएगा, बहुत ही आपका जटिल प्रक्रिया है। पाँचवा नंबर पॉइंट, यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का खंडन करती है क्योंकि इससे
अन्य देशों पर ऊर्जा आपूर्ति हेतु निर्भरता बढ़ेगी। तो हम लोग एक तरफ बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो उस अगर अप्रोच से देखें तो ये जो है वो उस आत्मनिर्भर भारत वाला जो दृष्टिकोण है इसको वो बाधित करती है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि हम लोगों को जो ना अन्य देशों के ऊपर ऊर्जा आपूर्ति के लिए निर्भर होना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे में तो ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। आगे देख लीजिए, भारत में सौर ऊर्जा की स्थापना से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां और क्या क्या हो सकती है। तो भारत में सौर ऊर्जा का गुण भी बताए थे, दोष भी बताए थे, उसी में हम लोग थोड़ा सा और भी देख लेंगे इसको कि भारत में सौर ऊर्जा की स्थापना से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां क्या है, फिर उसको चुनौतियों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या क्या कदम उठा सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। पहला बात कि ये आपका यहाँ पे जो स्थापना लागत है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी बहुत ही ज़्यादा उच्च स्थापना लागत है, इसको इंस्टॉलमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च बैठता है। सेकेंड पॉइंट, मूलभूत समस्याएं हैं, एग्जाम्पल भूमि अधिग्रहण की समस्या बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ट्रांसमिशन यानी कि प्रसारण की, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण की, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। टी एंड जो डी है लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है ट्रांसमिशन में, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। ये हम लोग राष्ट्रीय स्तर से भी हम लोग का झारखंड में ज़्यादा है कि अगर मान लीजिए अगर आपका बिजली का उत्पादन हो रहा है 100% में तो आपका 40% 45% तो आपका टी में ही लॉस हो जा रहा है, ट्रांसमिशन में ही और आपका डिस्ट्रीब्यूशन में ही लॉस हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा ग्रिडों का एकीकरण, प्रशिक्षण या प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी इत्यादि, ये सभी इसका प्रॉब्लम है मूलभूत समस्या में। थर्ड नंबर देख लीजिए, प्रॉब्लम क्या है कि सौर उपकरणों हेतु आयात पर निर्भरता, यानी कि जो आपका सौर उपकरण है इसके लिए हम लोगों को आयात करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो आपका सोलर टूल्स है सब चाइना से मंगाता है भारत, तो ऐसे में आयात कर रहे तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा। और देख लीजिए, भारत सौर उपकरणों के उत्पादन की क्षमता नहीं रखता है, अतः भारत को सोलर सेल, सोलर वेफर का जो आयात है वो आपका चीन से ही करना पड़ता है। चौथा नंबर पॉइंट देख लीजिए, वित्तीय प्रोत्साहन की कमी। तो बोला जा रहा है कि जो सोलर प्रोजेक्टों की स्थापना हेतु संस्थागत वित्तीय ऋणों की उपलब्धता ना के बराबर में है। तो सोलर प्रोजेक्टों का स्थापना करने के लिए जो आपका संस्थागत इंस्टीट्यूशनल जो आपका वित्तीय ऋण है, फंडिंग का जो लोन है वो उपलब्ध एकदम ना के बराबर में है। मीन्स मोबाइल टीवी खरीदने हेतु आपको मतलब जो है वो इंस्टीट्यूशनल लोन मिल सकता है, बट सोलर इक्विपमेंट खरीदने के लिए आपको जो है वो लोन नहीं मिलेगा। आप मोबाइल खरीदिए, आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगा कि आप ले जाइए, EMI भरिए, टीवी खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वॉशिंग मशीन खरीद लीजिए, गाड़ी खरीद लीजिए, आपको संस्थागत लोन मिल जाएगा। लेकिन वही आप अगर कोई सोलर इक्विपमेंट खरीदने के लिए बात कीजिए, आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। तो ये भी एक समस्या है हमारे भारत में खास करके। इसके अलावा 5 नंबर पॉइंट देख लीजिए, वो है आपका पर्यावरणीय समस्याएं या फिर मुद्दे, और क्या है वो देख लीजिए। बड़े सोलर पार्क जैव विविधता को खतरा पहुंचा रहे हैं, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े जो सोलर पार्क जो है वो जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को खतरा पहुंचा रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। कुछ पर्यावरणविदों ने नहरों पर सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना से जल चक्र टूटने का संभावित खतरा बता रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि नहरों के पास जो है वो आपका सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना किया जा रहा है, जिससे जो आपका वाटर साइकिल है, जल चक्र, वो टूट जा रहा है, टूटने की संभावना ये लोग बता रहे हैं। हाल ही में राजस्थान और गुजरात के कुछ सोलर प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा क्योंकि वे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो हाल ही में गुजरात और राजस्थान में जो है कुछ सोलर प्रोजेक्टों को क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, क्योंकि वो ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है इसको लोग क्या पहुंचा रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे। इस कारण से आपको जो है वो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए, नेक्स्ट आपका एक है आपका कचरा प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें बोला जा रहा है कि सोलर प्रोजेक्टों से उत्पादित जो भी कचरा है वो आपका 2050 तक 1.8 मिलियन टन होने की संभावना है। तो सोलर प्रोजेक्टों से उत्पादित कचरा 2050 तक 1.8 मिलियन टन होने की संभावना है, और इस इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे का जो निष्पादन है वो पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करेगा। तो इतना ज़्यादा कचरा है, आप इसको डिजॉल्व नहीं कीजिएगा तो ये आपका पर्यावरण समस्या उत्पन्न करेगा ही करेगा। सिंपल देख लीजिए, पूर्वोत्तर राज्यों में, खास करके भारत के जो भी पूर्वोत्तर राज्यों में है, यह प्रायोगिक यानी कि यह प्रैक्टिकल नहीं है। कारण खुद से कैसे,
पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, जो आपका सेवन सिस्टर है, सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है, आपको पता है ना। इसमें देखिएगा ये सभी पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे आपका सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे ये कामगार सिद्ध नहीं होंगे। और ऐसे में आप अगर बोलेंगे कि वहाँ पे ये नहीं हो सकता तो वहाँ पे छोड़ देते हैं, बाकी इंडिया के सभी भागों में कर देते हैं, तो इससे आपका क्षेत्रीय असमानता पहुँचेगा ऊर्जा के मामले में। आगे देख लीजिए 8वां नंबर पॉइंट, तकनीकी प्रशिक्षण की कमी। सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ तकनीकी प्रशिक्षण है ही नहीं इसके मामले में, जन जागरूकता की भी कमी है। तो ये सभी अगर हम देखें तो आपका भारत में सौर ऊर्जा को स्थापित करने में जो भी है समस्या वो देखने को मिलेगी, सौर ऊर्जा की समस्याएं। इसके अलावा देख लीजिए, आप एक ऑफिसर बनिएगा तो आपको आगे की राह बताना होगा कि आप वे फॉरवर्ड बताइएगा, समस्या तो है उसका सॉल्व कैसे कीजिएगा वो इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पर कीवर्ड है, केवल आप कीवर्ड देख लीजिए, इसको समाधान आप खुद अपने हिसाब से कीजिएगा। तो बोला जा रहा है कि सौर उपकरणों का भारत में उत्पादन को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो जो भी आपका सौर उपकरण है इसको भारत में उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए सौर उपकरणों का, ताकि हम लोगों का आयात कम हो सके। दूसरा नंबर पॉइंट कि नई तकनीक में निवेश हेतु संस्थागत ऋणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए। तो नई तकनीक के लिए निवेश के लिए आपका संस्थागत ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन करना, R&D को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा अगर बात कीजिएगा तो वो बोला जा रहा है आपका कि निजी क्षेत्र की भागीदारी को इसमें बढ़ावा देना भी है, जो आपका प्राइवेट एरिया है उसको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। 5वां नंबर पॉइंट, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन का निर्माण करना है। तो जो सौर ऊर्जा का जो क्षेत्र है, तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रशिक्षित यानी कि ट्रेनिंग, एक वेल ट्रेंड मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज का जो है वो निर्माण करना है हम लोगों को। इससे क्या होगा कि जो है वो आपका उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। तो ये आपका पूरा जो है वो आपका सौर ऊर्जा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इतना जो अभी सर समझाए हैं, अगर इतना जो अभी हम ये 5-6 पेज का जो नोट्स है इसको हम 1 घंटा में जो भी समझाए हैं, अगर आप इसको याद कर लेते तो अगर आप देखिएगा कि 11 to 13 JPSC में आपका सौर ऊर्जा से क्वेश्चन पूछा था। तो सौर ऊर्जा इसी तरह से पूछा जा रहा है, आप इसको इस तरह से तैयार कर लीजिए हर एक टॉपिक को, तो फिर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लिखने की स्थिति में रह पाइएगा। सिंपल सी बात ये है। तो आज हम लोग सौर ऊर्जा वाला जो टॉपिक है इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी तक हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की अगर बात करें तो इसमें हम लोग पहला जैव ईंधन पढ़े, दूसरा सौर ऊर्जा पढ़ लिए, दोनों को डिटेल से पढ़ लिए। अब हम लोग थोड़ा सा पवन ऊर्जा की ओर चलते हैं, और पवन ऊर्जा के बारे में हम लोग इसको गहराई में डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे। तो पवन ऊर्जा हम लोग आज नहीं स्टार्ट करेंगे, पवन ऊर्जा को हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ईंधन जिसको हम लोग बायो ईंधन भी कहते हैं वो, इसके अलावा फिर हम लोग बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा की। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा आपका हाइड्रो पावर प्लांट यानी कि जल विद्युत ऊर्जा, ये सभी हम लोग देखते हैं इसमें। आपका गैर परंपरागत यानी कि नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आज की क्लास में हम लोग सौर ऊर्जा को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आने वाले नेक्स्ट जो आपका क्लास नंबर 4 होगा उसमें हम लोग पवन ऊर्जा को देखेंगे। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।